जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम यूपी ट्रिपल एससी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है उसी के क्रम में ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? चौथा प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया, यानी हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। और इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। 15 प्रैक्टिस सेट देखेंगे, लगभग 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ठीक, देखिए 30-40 मिनट की वीडियो रहती है ये प्रैक्टिस सेट की, और मैं पूरा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ। तो देखते हैं। और देखिए, सुबह जो है अंकित भाटी सर की जो बुक है उसमें मैंने पॉलिटी आज से स्टार्ट की, लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आज कराए हैं। लगभग 50 मिनट के आसपास वीडियो है, तो 1.5 पे करके देख लीजिएगा आप लोग। और बाकी बायो जो स्टैटिक जी के थी उसमें मैंने जो है 1200 से 1300 क्वेश्चन जो है करा दिया हूँ अंकित भाटी सर में। तो जो लोग ना देखे होंगे तो जाके ज़रूर एक बार देखिए। देखिए वीडियो जब भी लंबी लगे 1.5 पे करके देख लीजिए, लेकिन पूरी देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी आपको, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें 4 नंबर प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं। देखिए हिंदी से ही करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्या लिखा है, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए पावन, जिसमें आय आय आओ और आओ शब्द हों, वो शब्द वो कौन सी संधि होती है, तो आयादी संधि होती है। कौन सी है? आयादी संधि होती है। और इसमें देखिए पावन लिखा है ना, तो पौ धन अन्न यानी पावन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कौन सी संधि है? तो आयादी संधि है, क्योंकि आओ आए आओ देखिए मिलता है उसमें। अगला है विपद धन जाल बराबर विपद जाल में कौन सी संधि है। तो देखिए ये कौन सी संधि है, ये संधि है व्यंजन संधि। कैसे? तो देखिए यहाँ ता है और यहाँ ता जा है, तो ये दोनों क्या हैं, व्यंजन हैं, आपस में जुड़ेंगे तो आधा जा बनाते हैं। समझा कि नहीं? तो विपद जाल हो जाएगा। अगला यथोचित में कौन सी संधि है। तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा यथाधन उचित। क्या होगा? यथाधन उचित। और मैंने बताया था कि जिसमें एक मात्रा होगी। ठीक, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यथाधन उचित हो जाएगा। और ये संधि कौन सी हो जाएगी, तो गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। कल ही मैंने बताया, जिसमें 2 मात्रा होंगी यानी वृद्धि हो गई है तो वृद्धि संधि हो जाएगा। समझ में कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो देखिए यशोदा, यशा धंधा, पहले हम ऐसे नहीं लगाएंगे, ये संधि तब बता पाएंगे जब हम इसका मतलब वो करेंगे, क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तो देखिए यशोदा, अब तोड़ दिए, यहाँ विसर्ग लग गया तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। समझ में कि नहीं? यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पर बस ऑप्शन में है ही नहीं वो गुण संधि, स्वर संधि दिया, लेकिन स्वर संधि होगा नहीं क्योंकि यशा धंधा है यानी विसर्ग लग रहा है। तो देखिए जो विसर्ग संधियाँ ना उन्हें थोड़ा रट लीजिए, क्योंकि 100-150 संधियाँ हैं जो बार बार आती हैं, वो रट लीजिए आप लोग। अगला है कि इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है। तो देखिए इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है डी वाला, जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, ये गलत है। इसमें होना चाहिए कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। समझ में कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, देखिए पैराग्राफ इसमें पहले ही दे दिया है, लेकिन हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए आरंभ में मानवतावाद का शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों में से चालित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। जीवन आदर्श हमारे देश में नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। देखिए जग पड़े होना चाहिए। अगला है कि मानवतावाद भी आया, दलितों, पतितों और अपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया, और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुल प्रचार के एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगी और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति हो, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता का देवी युवावस्था की दहली पर पहुंच कर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सादे परिवार को ही ले डूबती है। इन विकृत विचारों ने ठाए ठाए 2 महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मानवता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठी। तो ये हमारा पैराग्राफ था। ठीक, थोड़ा रोक के आप लोग और पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि और समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था। तो देखिए मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत था मानव के शोषण और बंधन से मुक्त कराना। अगला है राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए ये जब आप पैराग्राफ पढ़े हैं तब उसमें है कि जब उदार मानवतावाद का राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला। तो इसका परिणाम ये निकला कि मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बट गई, जो आज भी ऐसा देखा जाता है। अगला है कि मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी है। तो देखिए ये हो उठी है संकुचित राष्ट्रीय भावना और पटता महायुद्ध से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आज भी समाज के पास क्या है, चाहे अपना देश हो कोई भी, लगभग 10% जनसंख्या के पास कितना पैसा है देश का, तो 90% है। ठीक, मतलब 10%, यानी 10 लोगों के पास देश का कितना पैसा है, तो 90 पैसा, मतलब 10 लोगों के पास है। और 90 लोगों में कितना पैसा है, तो 10 पैसा है। समझा कि नहीं, यानी 10% लोगों के पास 90% है। 10 लोगों के मतलब 10 लोगों के पास 90% है और 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है। समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ है, यही खाई मतलब क्रिएट करती है अमीरी गरीबी में, तभी तो टकराव होता रहता है अमीरी गरीबी में। समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ होता है। अगला है कि उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो ये शीर्षक कौन सा है, इसमें है मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो देखिए तत्सम कौन सा शब्द है इसमें, इसमें देखिए पारा, तो पारा का क्या होता है, पारद होता है, ये तद्भव होगा। पकवान, तो देखिए इसमें पक्वान होता है, क्या होता है, पक्वान होता है। पंख में क्या होता है, पक्ष होता है, पक्ष होता है। ठीक, तो तत्सम इसमें कौन होता है, पवन है। कौन सा है, पवन है। पवन का पवन होता है, तद्भव क्या होता है, पवन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी ये क्या है, तद्भव दिए हुए तीनों, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। समझा कि नहीं। अगला करपट का, तो करपट मतलब होता है कपड़ा। क्या, करपट मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें जो है तद्भव शब्दों का सर्वोत्तम चयन कौन सा है, तो ये घर और ग्रह। देखिए ये मैच कर रहा है, घर मतलब तद्भव हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा, तो ग्रह हो जाएगा। समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है अभिमानी का विलोम क्या है। तो देखिए अभिमानी का निरभिमानी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आसक्ति, आसक्त का विलोम क्या है। तो देखिए आसक्त का विलोम है विरक्त, आसक्त का क्या है, विरक्त है। अगला है गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध है। तो देखिए गगनचुंबी यानी आकाश को चूमने वाला, तो तल स्पर्शी यानी सबसे नीचे हो जाएगा। समझा कि नहीं, तल को स्पर्श करने वाला। अगला है गौरव का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, तो लाघव है। क्या है, लाघव है। अगला निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। तो जिसमें देखिए अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, गले पड़ना, अधगल गगरी छलकत जाए। तो ऑप्शन नंबर ऐसे लग गया होगा कि डी होना चाहिए, क्योंकि ये लोकोक्ति है। अगला है कि आँच ना आने देना। तो आँच ना आने देना कहने का मतलब है कि जरा भी कष्ट ना आने देना। देखिए मुहावरे, आप लोग लोकोक्ति मुहावरे तो कभी गलत नहीं करेंगे, हमें लगता है, क्योंकि ऑप्शन से ही थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि क्या होगा। वो कुछ होते हैं जो कन्फ्यूज करते, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो देखिए यही हो जाएगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगला है अमृत का, तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। क्या होता है, पीयूष होता है। निकेतन किसका है, तो घर का है। अगला आविर्भाव का पर्यायवाची क्या है, तो आविर्भाव है तिरोभाव, लेकिन इसमें तिरोभाव है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, उद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्भव। अगला निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। तो देखिए केतु मतलब होता पताका, झंडा, निशान, लेकिन ग्रह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इनमें से कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार, मैंने बताया था ना, यमक, रूपक और अनुप्रास, ये 3 अलंकार आप याद करिए, चाहे जैसे करके, लेकिन आपको गलत नहीं होना चाहिए। अगर पहले प्रैक्टिस में गलत हुआ है तो आने वाले जितने भी प्रैक्टिस है उसमें आपके सही होने चाहिए। समझ में कि नहीं। तो ये चीज़ मतलब लाइए अपने अंदर। अगला है कि उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें प्रतीप अलंकार है। कौन सा है, प्रतीप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं की जा सकती है। तो देखिए क्रिया विशेषण में वचन की पहचान नहीं की जा सकती है। अगला है कि वचन बदलिए, जैसे भाला का क्या होगा, तो देखिए भाला का भालाएं होगा। क्या होगा, भाला का भाले होगा। क्या, भाले।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुवचन कह रहा है, वचन बदलिए तो बहुवचन हो जाएगा, समझ में कि नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है, सॉरी स्त्री शब्द का बहुवचन क्या है। तो देखिए स्त्री का बहुवचन है स्त्रियाँ, क्या है, स्त्रियाँ। अगला, प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति जो है प्रत्यय है, वो उपसर्ग है, क्या है, प्रति क्या है, उपसर्ग है। जैसे यथा क्या है, यथा जहाँ लगा हो, प्रति लगा हो, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है देखते हैं, हिंदी के 30 हो गए। अब हम देखते हैं मतलब जो है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे से रखता है। जैसे प्रसन्नता दुख से संबंधित है, वैसे वैस्मय समरसता से संबंधित है। किससे, समरसता से, यानी विलोम है। जैसे प्रसन्नता का विलोम क्या है, दुख है, वैसे वैस्मय का विलोम क्या है, समरसता है। अगला, नीचे दी गई वैन आकृति का अवलोकन करें जिसमें कुल 500 विद्यार्थियों में से 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को दर्शाया गया है। बताएं कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों ने केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया। तो देखिए 2 विषयों में कह रहा है, बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर हम अगर इनका ले लें, जैसे मान लीजिए जैसे ये हो जाएंगे 2, उसके बाद 2 ये हो जाएंगे, फिर 2 ये हो जाएंगे कि नहीं। यानी अगर हम देखें तो 2 का ही तो होगा। देखिए 1 मिनट, एक देख लीजिए कैसे होना, कैसे ये पूछा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 500 विद्यार्थी 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, सही है। अगला है कि बताएं कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने केवल 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया। तो देखिए जो दोनों में कॉमन हो हमें वो लेना है, ठीक। तो आप बताइए ये जो 15 है यहाँ पे, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं, यानी भौतिक विज्ञान और गणित में कॉमन है। उसके बाद देखिए 12 जो है रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में कॉमन है। उसके बाद जो 13 है ये किस में कॉमन, रसायन विज्ञान और गणित में। तो यही तो है जो दोनों विषयों में कॉमन है कि नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ 11 हम नहीं ले सकते, 11 तीनों विषयों में है, बाकी 11 को छोड़कर बाकी ये जो 15 है, 12 है, 13 है, ये दोनों विषयों में है। तो इनको हम जोड़ देंगे आपस में, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये 40 आएगा। कितना, 40। और विद्यार्थी कितने हैं टोटल, 500 हैं। कितने हैं, 500। अब गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है, 55 40, यानी 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में सम्मान प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, 1 मिनट। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा। तो देखिए आदमी क्या खाएगा, भोजन। देखिए पहले ये जो सही है उसे लिखिए, भोजन। अब इसमें देखिए कि भोजन को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है भोजन को गुलाब कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे हमें करने हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। देखिए एक है बांसुरी, एक है सेक्सोफोन, एक है माउथ ऑर्गन, एक है वायलिन। तो देखिए जो सेक्सोफोन है ना, ये नहीं, ये सबसे भिन्न है। इसमें जो है नहीं, सेक्सोफोन नहीं, ये जो है वायलिन सबसे भिन्न है। क्यों, क्योंकि ये तो दोनों जो है ये जो है माउथ से बजाए जाते हैं, लेकिन वायलिन जो है हाथों से बजाया जाता है। क्या, वायलिन हाथों से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 69 लिखा, 55 लिखा, 26 लिखा, 13 लिखा। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए आप करके देखिएगा कि किस हिसाब से ये आंसर होगा। जैसे देखिए 13 दूना 26 होता है, ठीक। तो उसके बाद देखिए 13 दूना हाँ ठीक है। देखिए यहाँ 13 दूना क्या होगा, 26 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 13 दूना 26 यानी 2 गुणा हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस तरह हम कर सकते हैं कि 9 छंग 54 प्लस 1 55, वैसे ही आगे गया होगा। उसके बाद फिर क्या है, फिर है 5 गुणे 5 हो जाएगा, 25 प्लस 1 जुड़ गया, ठीक। हाँ तो इसमें करेंगे तो अब 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा करना है, यानी जैसे ये लिखा है, जैसे मान लीजिए 13 है 26 है, ठीक। इनके बीच में हमें देखना है। तो देखिए यहाँ 13 हो जाएगा। 13 के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए 1 प्लस कर देंगे और 2 गुणे 6 कर देंगे, 6 दूनी 12 1 13। तो देखिए 13 आ रहा है कि नहीं।
और यही जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए कितना करेंगे, देखिए 5 गुणे 5 50 25 प्लस 1 26 हो जाएगा। तो इस तरह हमें करना होगा, देख लीजिएगा आप करके। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ABC मतलब इसमें फिल करना है। तो देखिए इसमें फिल करने वाला कौन सा आएगा, तो ए ऑप्शन आएगा। आप करके देखिएगा तब आपको पता चलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए 12 हैं टोटल, ठीक, इसमें जितने वो होंगे आप उनको डिवाइड कर दीजिएगा आधे में, उसके बाद जो है करना रहता है इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, वो 5 किलोमीटर चली, फिर अपने बाएं मुड़ गई, 3 किलोमीटर चली। देखिए रजनी का मुख इधर था, उत्तर पश्चिम यानी इधर था। वो कह रहा है कि वो 5 किलोमीटर चली, ठीक है। उसके बाद फिर अपने बाएं मुड़ गई, बाएं मतलब इधर मुड़ गई, 3 किलोमीटर चली। उसके बाद वो दाएं मुड़ गई। अब देखिए 3 किलोमीटर जब बाएं चली उसके बाद दाएं मुड़ेगी तो इधर आएगी, और फिर 8 किलोमीटर चली और रुक गई। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखिए सीधी सी बात है, उसका मुख किस दिशा में होगा आप खुद ही बताइए। उसका मुख जो है पूछेगा तो किस दिशा में होगा, तो उसका मुख उत्तर पश्चिम में होगा। किधर होगा, उत्तर पश्चिम में उसका मुख होगा। कहाँ होगा, उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो गणितीय संकारकों का स्थान आपस में बदलें और नीचे दिए गए गलत समीकरणों को सुमेलित करें। तो देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है। तो देखिए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखते हैं इसमें कौन सा होगा। देखिए इसमें जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन सा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लेकर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। जैसे A B C D और D उनके बीच में सबसे कम उम्र का कौन सा है। देखिए A D और B से बड़ा है, यानी A जो है बड़ा है किससे, D और B से बड़ा है, यानी A सबसे बड़ा हो जाएगा। अगला C A से बड़ा है, जो C है वो A से बड़ा, तो कहला सबसे छोटा उम्र कौन सा है। तो देखिए इसमें जो है सबसे छोटा क्या है, इसमें पर्याप्त नहीं है भाई। ये ए और बी और जो है इसमें कह रहा है कि डी और बी से बड़ा है, लेकिन ये तो नहीं कह रहा है कि कौन किससे वो है। तो यही दो चीज़ हमें मिल रही है, लेकिन डी और बी के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन पहले बड़ा है कि कौन छोटा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला है कि कक्षा के एक छात्रों के एक कक्षा में राजेश सी से 15वें स्थान पर और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, और यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो ये करके देखिएगा, इसमें 60 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। और देखिए इसमें क्या है, आप जो है जिस तरह समीकरण दिया हुआ है इसे रख के देखिएगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तो इसमें आंसर आएगा ए आ जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन दिया गया है ABCDE के बीच ए और केवल बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, सी ई से लंबा है और सी सबसे लंबा नहीं है। यदि वे अपनी ऊंचाई के क्रम में खड़े होते हैं तो उनमें से कौन बीच में होगा। तो देखिए इसमें कौन सा बीच में होगा, तो ये जो है ई होगा। कौन सा होगा, ई होगा। आप करके देख लीजिएगा क्या होगा, ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। करके देख लीजिएगा आप। अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए विकल्पों में से उस एक विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसमें एक हो जाएगा। देखिए जो ब्रह्मांड होगा, फिर आकाशगंगा आएगी उसमें, फिर पृथ्वी, फिर मानव आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि यदि आज मंगलवार है तो 64वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए 64 दिन को हम 7 से पहले 7 9 63 यानी एक बचा, और मंगलवार में एक जोड़ देंगे तो बुधवार हो जाएगा। ठीक, ये विषम दिन मैंने निकाला है। अगला लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। तो देखिए बिरजू महाराज कत्थक सही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई सही है, जाकिर हुसैन, मैंने कल ही बताया कि हुस्न में क्या होता है, बल होता है। स्टैटिक जीके जब पढ़ा तो उसमें बहुत सारी ट्रिक बताया, तो मैंने कहा हुस्न में बल होता है, यानी जाकिर हुसैन किससे, तबला से संबंधित है। किसने, तबला से। तो देख लीजिए स्टैटिक जीके यहाँ भी आपको मिलेगी, समझ में आएगी नहीं। अमजद अली खां सरोज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 की धारा 37A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें से जो है क्या लिखा है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, सही है।
कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने हराया था। किसे? चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? तो देखिए स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? 9.5 है। कितनी है? 9.5 है। अगला क्वेश्चन है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI कहते हैं। ठीक, इम्पीरियल बैंक के बाद SBI किया गया 1955 में, इसका नाम बदल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है कि जेरिस्केपिंग किससे संबंधित परिकल्पना है? तो देखिए ये संबंधित है जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो ये श्रीलंका है। कौन सा देश है? श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन दिया, किस संगठन को ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? RINL को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति है। अगला है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए 2015 में हुई। कब हुई? 2015 यानी 8 अप्रैल 2015। अगला है, यदि तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति बढ़ती है तो तरंग दैर्घ्य पर क्या असर बढ़ेगा? तो वो घटेगी। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य घटेगी, तो ये अपोजिट होता है। ठीक। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में रखा जाता है? तो देखिए ये RBI के संरक्षण में रखा जाता है। अब देखते हैं। देखिए RBI के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें RBI की पूरी चीज़ें बता दी, महंगाई कैसे बढ़ती कैसे घटती, मतलब सारी चीज़ें एक ही वीडियो में 15 मिनट की है 16। जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर देखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मतलब पक्का हो जाएगा। आपका नोट के बारे में बताया है, सिक्के कहाँ ढलते वो बताया, सारी चीज़ें मतलब एक ही वीडियो में कवर कर दिया हूँ। तो बोर्ड पर लेकिन पढ़ाया हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा जब भी मौका मिले आपको। अगला के, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जाता है? तो ये कौन सा है यंत्र? ये है पैंटोग्राफ है। अगला, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षीय बचत योजना के तहत कितने प्रतिशत की वार्षिक ब्याज अप्रैल 2023 में निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है 8.2%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? चमोली, उत्तराखंड में। अगला है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है? तो ये एजेंसी जो है हमारी सर्न है। कौन सी है? सर्न। आगे बढ़ते, अब कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर है वाकी टाकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण किसका है? हार्ड डुप्लेक्स का है। किसका? हार्ड डुप्लेक्स। अगला है कि CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो ये नाम है हमारा कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को हटाया जाता है? तो बैक स्पेस। ये तो सभी को पता होगा ना, थोड़ा टाइपिंग किए होंगे। अगला, CPU से संबंधित उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेरिफेरल्स। अगला, निम्नलिखित में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो ये जो है संकेत शिक्षण नहीं करता है। अगला, MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं? तो ये होती है Ctrl+C और Ctrl+V। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से जो है MS वर्ड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकरण करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? तो ये कौन सा है? ये है फैक्स मशीन। अगला, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो देखिए हैकर से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो डेटा
तक अनाधिकृत यानी इनलीगल पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? तो ये कर रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? तो देखिए ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। आप देखिए इंग्लिश देख लीजिएगा, इसका हिंदी है प्रकाशीय लक्षण अभिज्ञान। होना यही चाहिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप देख लीजिएगा, हमारे ख्याल से तो यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कह सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं? बेस 2 संख्या प्रणाली। अगला कंप्यूटर शब्दावली में PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो PDF देखिए पोर्टेबल, PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम परास क्या होती है? तो देखिए इसकी परास कितनी होती है? 4 GB से 16 GB होती है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? इसमें से ब्लॉक डिवाइस जो है रैम नहीं है। कौन सा है? रैम। आगे बढ़ते, अब देखिए यूपी स्पेशल आ गया। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा कट गया है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। देखिए वर्ष 2023 में बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगने जा रही है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो हरदोई है। कौन सा है? हरदोई। ये देखो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे हरदोई हो जाएगा। ठीक, ये पता नहीं नीचे कैसे कट जाता है, जब PDF बना रहा हो तो तब तो सही रहता है, लेकिन अब देखिए थोड़ा और ध्यान से बनाएंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ठीक, ये इसी में नहीं आया है, बाकी तो आया ही है। अगला उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए विंध्यचेत, बुंदेलखंड, सिंगरैली या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे सिंगरैली में पाए जाते हैं। कहाँ? सिंगरौली है। क्या है? सिंगरौली में पाए जाते हैं। अगला समान रूप से प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय। अगला है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन से कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। तो देखिए ये गलत है। ठीक, ये जो है गलत है। और उसके बाद देखिए अगला है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान था। ये भी गलत, ना तो पहला ना तो दूसरा, यानी इसमें कोई नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 7000 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो ये कहाँ लगाया जाएगा? कानपुर में लगाया जाएगा। कहाँ? कानपुर में लगाया जाएगा, कानपुर नगर। अगला है वुमेन पावर लाइन 1090 योजना है प्रारंभ की गई, यानी 1090 जो है ये कब प्रारंभ की गई है? ये प्रारंभ की गई है 15 नवंबर 2012 को। अगला क्वेश्चन कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं। देखिए कालिंजर कहाँ है? तो बांदा में है। कहाँ है? बांदा में है। और उसके बाद देवासरी बाराबंकी में। तो डी का पहला होना चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मतलब सी का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो सी का दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कनक भवन कहाँ है? तो अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में है। समझा कि नहीं? अगला उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने % भाग और वृक्षों से आच्छादित है? तो इसका जो है 7% आच्छादित है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था? तो ये हुआ था हुमायूं ने। किसने किया था? हुमायूं ने। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किसान बही योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये 1992 में। अगला उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई? तो देखिए ये कहाँ पे हुई, तो मैंने बताया था। ये ऑप्शन देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। इसमें देखिए अब लिखा प्रयागराज, लिखा है कि नहीं? इसमें क्या लिखने की ज़रूरत थी? अगर ये आंसर ना होता तो ये क्यों लिखता अब प्रयागराज? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर इस तरह का ऑप्शन मिले तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगला है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन में सबसे बड़ा, मतलब किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो देखिए गेहूँ तो होता, गन्ना, आलू भी होता, फूल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितने % उत्तर प्रदेश में है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में 15% है।
अगला 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है? तो देखिए ये 16.16% है। कितनी है? 16.16%। आगे बढ़ते अगला है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनकर और कैमूर किन जिलों में हैं? तो देखिए ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में आएगा। कहाँ आएगा? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। अगला है समान रूप से प्रदेश की जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय है। अगला है कि वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन वर्तमान में राजस्थान आगे है। कौन है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शाही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। मिर्ज़ापुर में बिरहा, गायकी, मुबारक अली खां। तो देखिए इसमें से कौन सुमेलित नहीं? हारमोनियम, श्री राम श्रीवास्तव, ये सुमेलित नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक, अब देखिए इसमें हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो गए। अब हम जो है आगे फिर मतलब ऐसे देखते रहेंगे। बाकी आप जो क्लास में बता रहा हूँ उसे ज़रूर फॉलो करिए, और कहीं भी आपको मतलब कोई दिक्कत लगे या कुछ भी तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइए, क्योंकि तभी सुधार किया जा सकता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है ये बताइए, आपको क्या पढ़ना है ये बताइए। बाकी पढ़ाया तो बहुत हूँ, लगभग 10,000 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे चैनल पे। जो लोग इतना कर लेंगे बहुत है, बताया तो था। अब की बार आर में कितने क्वेश्चन आए थे? तो 11 क्वेश्चन जो है आए थे। तब मैं जो है 30-40 वीडियो बनाया था केवल बस प्रैक्टिस सेट की, तो लेकिन 10-11 क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार जब देना तब खुद ही आप देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों देखिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।